जय हिंद दोस्तों। आरके जीएस में आपका स्वागत है। आगे चलते हैं, देखते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। हर एक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो देख लेते हैं कोशिका के बारे में, पूरा विस्तार से देखेंगे कोशिका के बारे में। तो देखिए, पहले कोशिका कहते किसे हैं। कोशिका कोशिका होती क्या है? जो सजीव होते हैं, जिसमें श्वसन करने की क्रिया होती है, उन्हें कहा जाता है सजीव। जितने भी जीव हैं धरती पे, सब जिनमें भी श्वसन की क्रिया होती है उन्हें कहा जाता है सजीव, यानी कि जीव होते हैं। जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। कोशिका किसे कहा जाता है? सेल। जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई ही कोशिका कहलाती है। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आगे चल के हम देखेंगे कैसे बना हुआ है जीवों का शरीर। आइए देखते हैं कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका का खोज किया था, लेकिन जीवित कोशिका का खोज करने का काम एंटोनियो ल्यूवेनहाक ने किए थे। कौन किया था? एंटोनियो ल्यूवेनहाक। और कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान का कहना था कि जितने भी धरती पे जीव हैं, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। किनसे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? एग्जामों में पूछ लेता है सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा एक जीव है जिसकी सबसे छोटी कोशिका होती है। आगे देख लेते हैं, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग होता है उसके अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। आगे देखते हैं, मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। मानव में यहाँ पूछ रहा है, धरती पे जितने भी जीव हैं उसमें एक मानव भी आता है, जिसमें हम लोग आते हैं महिला और पुरुष। जिसमें मानव में सबसे छोटी कोशिका जो पुरुष का शुक्राणु होता है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म, इसकी कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, जो फीमेल में ओवम होता है अंडाणु, उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। ये मानव में होता है ओवम। यानी कि आप लोग ने देख लिया कि मानव में सबसे छोटी कोशिका जो शुक्राणु होता है स्पर्म का होता है, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु जो ओवम होता है ये फीमेल में होता है। आगे देखते हैं, मानव में सबसे लंबी कोशिका किसका होता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका, आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है, यह मस्तिष्क का तंत्र जो होता है हमारे शरीर में पूरा फैला हुआ है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका मस्तिष्क में जो न्यूरॉन होता है उसे न्यूरॉन कोशिका कहा जाता है। न्यूरॉन की कोशिका सबसे लंबी होती है मानव में। आगे देख लेते हैं, मानव में सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है। मानव में सबसे तेज कोशिका विभाजन यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है, यानी कि हमारे लीवर में। जो लीवर होता है उसमें सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। यकृत में अगर कोई चोट लग जाती है तो जल्दी से कोशिकाओं का विभाजन कर करके उनको बना देता है, मरी हुई कोशिकाओं को बनाने का कार्य करता है। आगे चल के देखेंगे हम कि कोशिका का विभाजन कौन सा अंग करता है। कोशिका का ही अंग होते हैं। अब आगे देखेंगे कोशिकाओं के अंग कौन कौन से हैं। जैसा कि आपको पहले ही हमने बता दिया कि स्लाइडेन और स्वान ने कहा था कि जितने भी जीव हैं उनकी शरीर जो होता है, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी जीवों का शरीर किनसे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ हमने देख लिया कि एक मानव का हमने ले लिया है हाथ, यहाँ पर पेड़ पौधे जो पादप है, पेड़ है, उसको ले लिया है। तो आप जानते हैं कि स्लाइडेन और स्वान ने कहा था कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो एक प्रकार से हमारा यह अंग हो गया। क्या हो गया? अंग हो गया। अंग को यह कोशिका से मिलकर बना होगा। जो हाथ है हमारा कोशिका से, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर यह बना होगा। ठीक, बना देते हैं। यह हाथ भी हमारे कोशिका से मिलकर बना होगा। बहुत सी कोशिकाएँ होंगी। कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं, और ऊतकों के बनने से ही अंग का निर्माण होता है, और अंगों से पूरे शरीर का निर्माण होता है। ये पादप भी जीव है, ये भी कोशिका से बना होगा। बना देते हैं। ये भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। ये जितनी भी है सब कोशिका से। कोशिका को नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते हैं। कोशिका को क्या कर सकते हैं? नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। जैसे घर बनाने के लिए हमें सबसे छोटा चीज़ क्या होता है? ईंट होता है। ईंट से दीवार का निर्माण होता है। दीवार का निर्माण होता है, और दीवार से कमरा बनता है। कमरा, और कमरा से क्या बन जाता है? पूरा घर बन जाता है। उसी प्रकार हमारा शरीर जो है वह सबसे पहले किससे बनता है? कोशिका
कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है, ऊतक, और ऊतकों के मिलने से अंग का निर्माण होता है, और पूरे अंगों को बना दिया जाए, मिला दिया जाए तो पूरे हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है, पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। जिस प्रकार ईंट से दीवार, दीवार से कमरा और घर बन जाता है, उसी प्रकार कोशिका से ऊतक और ऊतक से अंग और शरीर बन जाते हैं। उसी प्रकार देखिए हमारा हाथ भी एक प्रकार से अंग है जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका का अंग देखने के लिए हम यहाँ से हाथ में से एक कोशिका को निकालेंगे और पेड़ पौधों में से भी एक कोशिका को निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से एक कोशिका हम ले लेते हैं और एक कोशिका यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, हाथ में से कोशिका निकालेंगे तो इसे नग्न आंखों से नहीं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। किनके द्वारा देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा मान लीजिए हमने देखा इस कोशिका को निकाल कर यहाँ से लेकर आया, एक कोशिका को केवल निकालें। कोशिकाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन हमने एक कोशिका को निकाला है। एक कोशिका को निकाल कर इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया तो इसमें एक पाया गया जो कोशिका के बाहर बाहर जो एक परत दिखाई दे रही है आपको, इसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसे बोला जाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। यानी कि कोशिका का पहला अंग क्या हो जाएगा बताइए? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली हो गया। इसे ही प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है ये कोशिका होती है, कोशिका झिल्ली। जब कोशिका को निकाला गया तो कोशिका के सबसे बाहरी भाग को कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है यह। और कोशिका के जितने भी अंग रहेंगे आगे चल के आपको हम दिखाएंगे। कोशिका के अंदर इसमें अगर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाएगा तो बहुत सारे कोशिकाओं के अंग पाए जाएंगे और कोशिका के जितने भी अंग रहते हैं इसी में उपस्थित रहते हैं। किसमें उपस्थित रहते हैं? कोशिका झिल्ली में ही कोशिका के सभी अंग उपस्थित रहते हैं। कोशिका के सभी अंग, कोशिका के सभी अंग कोशिका झिल्ली में ही उपस्थित रहते हैं। यह कोशिका के अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका के अंगों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। जब ये तो हो गया मानव का, जो जंतु होते हैं उनकी कोशिकाओं को निकाला गया तो कोशिका के बाहर बाहर एक परत पाई गई जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग इसी में उपस्थित रहते हैं, आगे चल के देखेंगे। और यह कोशिकाओं के अंग, जितने भी कोशिका के अंग होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनको सुरक्षा देने का कार्य करती है। अब देख लेते हैं पादप की कोशिका को जब निकाला गया, पादप की कोशिका को जब निकाला गया तो उसमें तो कोशिका झिल्ली पाई ही गई लेकिन उसके ऊपर एक और परत पाई गई। पादप जो होता है उसके ऊपर एक और परत पाई गई जिसे कहा गया कोशिका भित्ति। क्या कहा गया? कोशिका भित्ति। पादपों में दो कोशिका परत पाई जाती है, एक को कहा जाता है कोशिका झिल्ली और एक को कहा जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेल वाल होता है। तो आगे देख लेते हैं कोशिका का दूसरा का अंग जो आता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। यह केवल पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? केवल पादप में पाई जाती है, केवल पादप में पाई जाती है। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है पादप प्लस जंतु दोनों में पाई जाती है। पादप प्लस जंतु दोनों में पाई जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हमने जंतु की कोशिका को केवल निकाला तो यहाँ पे नीचे वाली बस परत पाई गई जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और जब पादप की कोशिका हमने निकाला तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर एक अंदर वाली परत एक बाहर वाली दिखाई दे जिसे कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों कहते हैं। तो यहाँ पे पादप और प्लस जंतु में दोनों कौन पाई गई? कॉमन हो गई, कोशिका झिल्ली कॉमन हो गई। लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है जंतु का जब निकाले थे तो नहीं पाई गई थी उसमें। जब पादप का निकाले थे तो उसमें कोशिका भित्ति पाई गई थी, इसलिए कोशिका भित्ति केवल किस में पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। इस तरह हमने देखा कि पादपों में पाई जाने वाली जो कोशिका भित्ति है यह प्रोटीन सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यह पादपों को मजबूती प्रदान करती है। जो कोशिका भित्ति होती है पादपों को मजबूती प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। इसलिए आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि पादपों को ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है क्योंकि वह उन पे डाली फल बहुत सारे उसको वजन लेने की ज़रूरत होती है। वो वजन लिया हुआ होता है, उसको भार बहुत ज़्यादा उठाना होता है, इसलिए उसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पाई जाती है। जिससे पेड़ पौधे जो डाली होते हैं, फल फूल होते हैं, उनको आसानी से अपने ऊपर
रख सके। आगे देख लेते हैं, अगला अंग देख लेते हैं। अब चलते हैं कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर अगर देखेंगे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, इसमें एक अंग पाया जाएगा जिसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो तीसरा अंग कोशिका का क्या आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा का घर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? ऊर्जा का घर कहा जाता है। जब कोशिका के अंदर देखा गया तो एक पाया गया जिस कोशिका का अंग माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। इसे ऊर्जा का घर कहते हैं। ऊर्जा का क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, यह क्रेब्स चक्र द्वारा, कौन सा क्रिया द्वारा? क्रेब्स चक्र द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है। क्रेब्स चक्र द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है और यह 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। कितने? 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। यह आपका जो श्वसन तंत्र है उसमें हम बताए हैं कि यह 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कैसे करता है माइटोकॉन्ड्रिया। यह श्वसन की क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है उसे आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। उसी में जो हमारा जो छोटी आंत होती है, भोजन जो खाते हैं, वहाँ से जो भोजन पच के जाता है हमारी छोटी आंत में, ग्लूकोज के रूप में पचा हुआ भोजन ब्लड द्वारा अवशोषित करके उसे माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचा दिया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया तक जो ग्लूकोज पहुँचा रहता है उसको ऊर्जा में परिवर्तित होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन हमारा पहुँचता है फेफड़े में, और फेफड़े के पास होते हैं वायुकोष। वायुकोष के पास ही रुधिर होता है। रुधिर में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैच करके रुधिर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा देता है, जिससे हमारे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने से ही क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। उसी को कहा जाता है क्रेब्स चक्र। कोशिका के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से जो ऑक्सीकरण होता है वही होता है क्रेब्स चक्र। ये सब आपको कोशिका के अंदर ऑक्सीजन कैसे पहुँचती है श्वसन तंत्र में आपको हम बता दिए हैं, वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और ग्लूकोज हमारे शरीर में भोजन खाने के पश्चात छोटी आंत में कैसे पचता है, कैसे बनता है, उसको भी समझा दिए हैं। वीडियो बनी हुई है, जाकर आप देख सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ से देख लेते हैं, कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण से क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। ऑक्सीकरण से क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। इस तरह से आपने देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, खोज अल्टमैन ने किया था। इसे ऊर्जा का घर कहा जाता है, क्योंकि यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन के संयोग से ऑक्सीकरण से कोशिका के अंदर जो कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन होता है उसी के माध्यम से सहायता से ऊर्जा का निर्माण करता है। अब आगे देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगर कोशिका के अंदर और अगर खोजा जाए तो इसमें एक और आ जाता है गाल्गी काय। कौन आ जाता है? गाल्गी काय। तो 3 तो इधर हो गया। चौथा देख लेते हैं, चौथा अंग कौन आ जाता है कोशिका का? गाल्गी काय। गाल्गी काय की खोज गाल्गी बाडी ने किया था। गाल्गी बाडी ने किया था। गाल्गी काय क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। ऊर्जा का परिवहन करता है। गाल्गी काय हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवहन करता है। मान लीजिए यह आपने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसे ऊर्जा का घर भी कहा जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाकर रख लेगा तो उससे जहाँ आवश्यकता हो हमारे शरीर में, जैसे जहाँ हम कार्य करते हैं वहाँ ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस समय हम बोल रहे हैं ना, हमारे जीभ के स्थान पे ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, तब ऊर्जा हर जगह, हमारी कोशिका हर जगह है। यहाँ पे देखिए हाथ में कोशिका है, यहाँ पर है, यहाँ पे पैर में, हर जगह कोशिका है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ तक क्या बना के रखा है? ऊर्जा बना के रखा है। उन ऊर्जाओं का उपयोग जहाँ ज़्यादा कार्य हो रहा है वहाँ तक होना चाहिए। वहाँ पर पहुँचाने के लिए हमारे कोशिका के अंदर गाल्गी काय होता है, और गाल्गी काय उन कोशिकाओं के अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान से ऊर्जा को इकट्ठा करके जहाँ कार्य ज़्यादा होता है वहाँ पहुँचाता रहता है, जिससे मनुष्य सुचारू रूप से कार्य करता रहे। इस तरह जैसे हम बोल रहे हैं, अभी ऊर्जा या नहीं पहुँचाएगा हमारे जीभ के पास तो हम बोलते करने लगेंगे, जिससे
जिससे हमारी जीभ थक जाएगी अगर यह पहुंचाना अगर बंद कर दे ऊर्जा। तो हम बोल रहे हैं किसकी वजह से, गालजिकाय की वजह से, क्योंकि हमारे शरीर में यह ऊर्जा का परिवहन करता है और हमारे जीभ तक हमेशा ऊर्जा को पहुंचा रहा है, इसलिए आपके सामने हम लगातार बोलते जा रहे हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है, और उस ऊर्जा का परिवहन हमारे शरीर में, मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ते हैं तो पैर के पास ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, तो गालजिकाय क्या करेगा, ऊर्जा बन के रखा हुआ है कोशिकाओं के अंदर, उन कोशिकाओं के अंदर से ऊर्जा को हमारे पैर तक पहुंचाने का कार्य यही गालजिकाय करता है। आगे कोशिका के अंदर आ जाता है, अगर देखते हैं तो वैकुल्स यानी कि रसदानी, वैकुल्स को ही राजधानी बोला जाता है, रसदानी, रसदानी केवल पादपों में पाई जाती है। केवल किस में पाई जाती है, केवल पादप में, केवल पादप में पाई जाती है। यह जल का संग्रह करती है, जल का संग्रह करती है। रसदानी किस में पाई जाती है, केवल पादप में पाई जाती है, यह जल का संग्रह करती है। कोशिका के अंदर अगर और देखा जाए, इसमें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाए तो इसमें पाया गया एक सेंट्रोसोम। क्या पाया गया, सेंट्रोसोम, जिसे कहा जाता है तारक काय। अगला छठवां कोशिका का अंग कौन आ जाएगा, तारक काय, जिसे कहा जाता है सेंट्रोसोम। इसकी खोज किए थे बोबरी ने। किसने खोज किया था, बोबरी ने इसका खोज किया था। आगे कोशिका का अंग छठवां कौन सा आ जाएगा, सेंट्रोसोम। तारक काय, सेंट्रोसोम की खोज बोबरी ने किया था, और बोबरी ने किया था सेंट्रोसोम की खोज। तारक काय का क्या काम होता है, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, यह कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। तारक काय का मेन रूप से कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन, यानी कि कोशिकाओं का पुनः निर्माण करता है। मान लीजिए कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं, किसी कारणवश मर जाती हैं, या कोई मार दे, इसी पे कोई डंडा से मार दे, तो मान लीजिए ये कोशिकाएं जो है, ये कोशिका मर गई। अब इन कोशिकाओं को बनाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, उसी तरह रह जाएंगे नहीं ना, ये कोशिका दोबारा बनती हैं। जितनी कोशिकाएं मरी रहेंगी उतनी कोशिकाएं बनती हैं। तो अगल बगल जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं का जो सेंट्रोसोम होता है, ये बगल में देख लेता है कि ये कोशिकाएं मरी हुई हैं, तो ये कोशिका का सेंट्रोसोम क्या करता है, अगली वाली कोशिका को विभाजन कर देता है, 2 भागों में बांट देता है। 2 भागों में बांट कर एक कोशिका यहाँ दे देता है और एक कोशिका खुद के स्थान पर रख लेता है। इस तरह जो सेंट्रोसोम होता है कोशिका का विभाजन करता है। इन कोशिकाओं को, मरी हुई कोशिका, ध्यान रहे कि जितनी कोशिकाएं मरी रहेंगी, सेंट्रोसोम उतनी कोशिकाओं का निर्माण करता है। अन्यथा अधिक कोशिकाओं का अगर निर्माण करेगा, कोशिका का अत्यधिक तेजी से अगर विभाजन करने लगेगा तो कैंसर का निर्माण हो जाएगा। वहां पे फोड़ा फुंसी निकलने लगते हैं, जिससे कैंसर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जितनी कोशिकाएं मरी रहेंगी उतनी ही कोशिका बनाएगा। आप देखते होंगे कभी कभी कोई अगर मार देता है यहाँ पे आँख पे तो काला हो जाता है, तो वहाँ की कोशिकाएं जो होती हैं मरने की वजह से वहाँ पे काला हो जाता है। तो कभी कभी हम सेकते हैं उसको, गर्म पानी लेकर सेका करते हैं। सेकने से क्या होता है कि अगल बगल की कोशिकाएं जो होती हैं, वहाँ की कोशिकाएं जागरूक हो जाती हैं, मतलब कि उनको महसूस हो जाता है कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ है। तो बगल का जो सेंट्रोसोम कोशिका का होता है, वह जाग कर देखता है क्या हुआ है इधर, यहाँ देखता है कि कोशिकाएं मरी हुई हैं। जब जाग कर देखता है कोशिकाएं मरी हुई हैं तो वो कहता है कि चलिए तो मरी हुई है तो इसको बना देते हैं। इन कोशिकाओं का विभाजन कर करके बना देता है। यह एक बात समझिए, यहाँ जो सेंट्रोसोम होता है यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, जो मस्तिष्क होता है इसमें नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम। इसलिए कभी कभी देखे होंगे मस्तिष्क में अगर चोट लग जाता है, इधर की कोशिकाएं, मान लीजिए हाथ के इधर की कोशिकाएं जो काम कर रही हैं, हाथ को उठाने के लिए, लिखने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वही कोशिकाएं मर गई। अब कोशिकाएं मर गई तो सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। तो उन कोशिकाओं को बनाएगा कौन, यानी कि कोशिकाएं बनेगी नहीं और ये हाथ हमारा हमेशा के लिए काम करना बंद कर देगा। तो मस्तिष्क में जो होता है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिससे कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है। चोट लगने पर जिस अंग की तरफ की कोशिकाएं मर जाती हैं वह काम करना बंद कर देती हैं। आगे देख लेते हैं, कोशिका का सबसे तेजी से विभाजन हमारे लीवर में होता है। किसमें होता है, लीवर, यानी कि यकृत में होता है। कोशिका का सबसे तेजी से विभाजन कहाँ हो जाता है, लीवर में होता है। लेकिन जो मस्तिष्क होता है इसमें 10% क्या होती हैं, गिलियल सेल पाई जाती हैं, गिलियल कोशिकाएं पाई जाती हैं, गिलियल कोशिकाएं पाई जाती हैं, गिलियल कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये गिलियल कोशिकाएं क्या करती हैं कि इनमें कोशिका का विभाजन होता है, जिससे कभी कभी आप सुने होंगे कि ट्यूमर हो गया है, ब्रेन ट्यूमर जिससे हो जाता है। 10% जो होती हैं गिलियल सेल पाई जाती हैं, बाकी 90% जो होती हैं न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं। 90% जो होती हैं, 90% न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं, इनमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। और 10% गिलियल सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जिनमें कोशिका विभाजन होता है, जिससे ब्रेन में कभी कभी क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है।
ब्रेन का कैंसर जिसे कहते हैं। तो इस तरह से देख लिया आपने तारक का सेंट्रोसोम, इसकी खोज बोबरे ने किया था। कोशिका का विभाजन पुनः निर्माण करता है, यानी कि जो कोशिकाएं मर जाती हैं उनको बनाने का कार्य यही करता है। जितनी कोशिकाएं मरी रहेंगी उतनी कोशिकाएं बनाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कूलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है अंतःपद्रवी जालिका, अंतःपद्रवी जालिका, जालिका ER से इसको प्रदर्शित कर दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए तो ER। देखिए कोशिका के अंदर आगे देखेंगे तो कौन आ जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःपद्रवी जालिका कहते हैं। अंतःपद्रवी जालिका कोशिका का कंकाल बनाती है। कोशिका का क्या बनाती है, कंकाल। कोशिका का कंकाल बनाती है, कोशिका का कंकाल बनाती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है कोशिका का कंकाल बनाती है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर का जो कंकाल बना हुआ है वो हड्डियों से बना हुआ है, जिससे हमारे जो अंग है सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। इसी तरह जो कोशिका का कंकाल बनाने का काम कौन करती है, अंतःपद्रवी जालिका करती है, जिससे ये जितने भी कोशिका के अंदर अंग आपको दिखाई दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, वैकुल्स, रसदानी, सेंट्रोसोम जिसे तारककाय बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सुचारू रूप से अपना कार्य करते रहें। यह कोशिका का कंकाल बनाती है। और जो अंतःपद्रवी जालिका होती है इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होता है चिकना भाग, एक होता है खुरदरा भाग। ये मान लीजिए खुरदरा भाग है। अगर इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाए तो इसमें 2 भाग दिखाई देते हैं। एक होता है चिकना भाग, क्या होता है, चिकना स्मूथ भाग जो होता है। एक होता है खुरदरा भाग। कौन सा भाग, खुरदरा भाग, खुरदरा भाग। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपद्रवी जालिका का जो चिकना वाला भाग होता है, चिकना वाला भाग होता है, यह वसा का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है। और खुरदरा वाला भाग प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। आप जानते हैं कि वसा हमारे मोटाने के लिए या मोटापा के लिए आवश्यक है, और खुरदरा भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन हमारी वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इस तरह से आप देखें कोशिका के अंदर जो अंतःपद्रवी जालिका होता है, कोशिका का कंकाल तो बनाता ही है, प्लस इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है चिकना, एक होता है खुरदरा। और चिकना भाग वसा का निर्माण करता है, खुरदरा भाग प्रोटीन का निर्माण करता है। चिकना भाग वसा का निर्माण करता है। इसको याद रखने के लिए आप घी देखिए, घी मुलायम होता है ना, उसमें फैट ज़्यादा पाया जाता है, फैट ज़्यादा पाया जाता है, वो मुलायम होता है, बहुत चिकना होता है। तो चिकना से याद रखिएगा, घी से वसा, वसा चिकना भाग कौन बनाता है, वसा का। और खुरदरा भाग प्रोटीन का निर्माण करता है। इस तरह से आपने देख लिया कोशिका के कितने भाग, 6 भाग, 7 भाग हमने देख लिया। पहला भाग क्या था, कोशिका झिल्ली, ये वाली काली वाली जो दिखाई दे रही है कोशिका झिल्ली, इसके ऊपर जो पाई गई कोशिका भित्ति। अब कोशिका के अंदर हमने कोशिकाओं के अंग को देखना चालू किया सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, रसदानी, सेंट्रोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का अगला अंग राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खुरदरे भाग पर पाया जाता है, खुरदरे भाग पर पाया जाता है। आप जानते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होता है खुरदरा भाग, एक होता है चिकना, एक होता है चिकना भाग और एक होता है खुरदरा भाग। जो ये राइबोसोम होता है, राइबोसोम इसी के खुरदरे भाग पर पाया जाता है। और पहले से आपको पता है यह खुरदरा भाग किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। खुरदरा भाग किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। इस पे राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है 70S और दूसरा का होता है 80S। दूसरा का क्या होता है, 80S। जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। ये कोशिकीय जीवों को प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, कैरियोटिक जीव कहा जाता है। और जो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, यह बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। और बहुकोशिकीय जीवों को यूकैरियोटिक कहते हैं,
इस तरह से आपने देखा कि जो राइबोसोम होता है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खुरदरे भाग पर पाया जाता है। खुरदरा भाग किसका निर्माण करता है? एंडोप्लाज्मिक का। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। इस तरह प्रोटीन का जो निर्माण करता है यह इसी में पाया जाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम को इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70 यस प्रकार जीव, यह एक कोश की जीवों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक जीवों में। ठीक, आगे देख लेते हैं। 80 यस प्रकार का पाया जाता है जो बहुकोश की जीवों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक होता है। अगला कोशिका का अंग लाइसोसोम। लाइसोसोम को लयनायक बोला जाता है। लयनायक। जो लयनायक होता है इसकी खोज C.D. डुबे ने किया था। किसने किया था? C.D. डुबे। इसकी खोज C.D. डुबे ने किया था। जो लाइसोसोम होता है ना, कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम होता है इसे लयनायक के नाम से जानते हैं। इसमें एक जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक जल पाया जाता है जिसे जल अपघटक एंजाइम कहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या बोला जाता है? जल अपघटक एंजाइम। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में। जल अपघटक एंजाइम यह कोशिका के अंदर, लाइसोसोम कोशिका के अंदर कोशिकीय पाचन करता है। कोशिका के अंदर क्या करता है? कोशिकीय पाचन का कार्य करता है। कोशिकीय पाचन यानी कि मरी हुई कोशिकाओं को सफाई का कार्य करता है। मरी हुई कोशिका के सफाई का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। देखिए, ये जो कोशिकाएं मर गई थी, हाथ मनुष्य का हाथ बनाए हुए हैं, थोड़ा सा सही नहीं है, देख लीजिएगा। ठीक, जो कोशिकाएं मरी हुई हैं, इन कोशिकाओं को बनाने का काम तो सेंट्रोसोम कर दिया था, लेकिन इनको सफाई का काम आपको अभी नहीं बताए थे। इनको सफाई का काम कौन करेगा? यही लाइसोसोम करता है। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाई जाती है। यह जल अपघटक एंजाइम को थोड़ा थोड़ा इसमें छिड़क देता है। क्या करता है? छिड़काव कर देता है, जिससे यहाँ का धीरे धीरे क्या करता है? साफ होना चालू हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी काला पड़ जाता है कहीं चोट लगने से, तो वहाँ का धीरे धीरे क्या होना था? कालापन समाप्त होने लगता है। उस कालापन को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? यही लाइसोसोम निभाता है। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाई जाती है और कोशिकीय पाचन यानी मरी कोशिकाओं को सफाई का काम करता है। कभी कभी लाइसोसोम क्या होता है? किसी कारणवश फट जाता है। फट जाता है जिससे इसमें जल अपघटक एंजाइम पाई जाती है। फट जाता है जिससे इसमें कोशिका के अंदर सभी जितने भी अंग रहते हैं सभी मर जाते हैं। इसलिए इनके फटने की वजह से इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यह जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम जो होता है यह आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन, प्लिया जिसे बोला जाता है, प्लिया जिसे ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसमें पाया जाता है। लाइसोसोम क्या पाया जाता है? जो आरबीसी होता है हमारे रुधिर में, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन जहाँ पर ब्लड इकट्ठा होता है स्प्लीन में, वहाँ पे लाइसोसोम पाया जाता है। आप जानते हैं कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन होने के बाद ये मर जाती हैं और मरने के बाद स्प्लीन, प्लिया में चली जाती हैं। आगे देखते हैं। इस तरह से लाइसोसोम के बारे में आपने देख लिया। ये जो मरी हुई कोशिकाएं हैं इनको सफाई का कार्य यह करता है, इसलिए आत्महत्या की थैली या कोशिकीय पाचन है, मरी हुई कोशिकाओं की सफाई करता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। कभी कभी इसमें कुछ बीमारी, कुछ समस्या आ जाने, संक्रमण आ जाने से यह खुद ही फट जाता है। फटने की वजह से कोशिकाओं के सभी अंगों को मार देता है, जिसे आत्महत्या की थैली से बोला जाता है। कोशिका का अगला अंग देखते हैं, केंद्रक। कोशिका का अगला अंग केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। कोशिका का अगला अंग केंद्रक। केंद्रक की खोज, ये जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और केंद्रक जो होता है, केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहते हैं। केंद्रक को क्या कहता है? कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। जैसे हमारा मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करके रखता है, उसी तरह कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक भी कोशिकाओं के सभी अंगों पर नियंत्रण रखता है। इसलिए केंद्रक को क्या बोला जाता है? कोशिका का ब्रेन। केंद्रक को क्या बोला जाता है? कोशिका का ब्रेन बोला जाता है। कोशिका का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क बोला जाता है। मस्तिष्क बोला जाता है। जो केंद्रक होता है यह कोशिका के अंगों पर नियंत्रण रखता है। कोशिका के अंगों पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। अब नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करना है? ऊर्जा बनाना है। ऊर्जा बनाने के लिए कौन बोलेगा? केंद्रक बोलेगा।
हम बोल रहे हैं हमारे जीव के पास ऊर्जा पहुंचाने का कार्य करना है, गालजिकाय करेगा। गालजिकाय को कौन बोलेगा? न्यूक्लियस बोलेगा। अब मान लीजिए यह गालजिकाय इसके कहने पर नहीं कार्य कर रहा है, कहने पर कार्य नहीं कर रहा है, तो एक अपने साथ ही रखा हुआ है लाइसोसोम, कोशिका का सबसे खतरनाक अंग लाइसोसोम। अब कोई इसमें से कार्य नहीं कर रहा है तो केंद्रक किसको बोलेगा? लाइसोसोम को। देखो कार्य नहीं कर रहा है, देखो थोड़ा सा ही जाएगा उसके पास, नहीं करेगा, छिड़क देंगे अभी, डर के मारे यह करने लगता है, ठीक ना। अगर नहीं करेगा तो यह खुद है बदमाश, इसमें जल घटक एंजाइम है, लो छिड़क दिए गए काम से। तो इसलिए यह अपने पास रखा हुआ है कौन? लाइसोसोम। तो ये ऐसी बात नहीं है, यह सब सुचारू रूप से अपना कार्य करते रहते हैं, यह आपको बस जानकारी के लिए बता दिए हैं। आगे देखते हैं, जो केंद्रक होता है यह कोशिकाओं पर नियंत्रण रखने का काम करता है। केंद्रक के अंदर अगर देखा जाता है, केंद्रक के अंदर देखा जाता है तो गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है केंद्रक के अंदर। अब आगे देखते हैं, कोशिका का और भी अंग आते हैं, कोशिका का और भी अंग आता है। एक आता है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। देखते हैं जीव द्रव्य, जीव द्रव्य होता क्या है? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे, पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने किया था। और जीव द्रव्य ये देखिए कोशिका है, क्या है? कोशिका। कोशिका के अंदर कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। बीच में कौन होता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। कोशिका के अंदर एक द्रव भरा होता है, कोशिका के अंदर क्या होता है? एक द्रव भरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या बोला जाता है? इस द्रव को क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य। इस द्रव को कोशिका द्रव्य बोला जाता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। इसी तरह केंद्रक के अंदर भी एक द्रव भरा होता है, केंद्रक के अंदर भी एक द्रव भरा होता है जिसे केंद्रिका द्रव बोला जाता है, केंद्रिका द्रव बोला जाता है, केंद्रिका द्रव। अब कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव दोनों को मिलाने से जीव द्रव्य बन जाता है। किसके किसके मिलाने से? कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव, केंद्रिका द्रव दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? जीव द्रव्य। इन्हीं जीव द्रव्य में ही कोशिका का सभी कार्य होता है। देखिए जीव द्रव्य या कोशिका के अंदर भरा हुआ जल जो है इसे कहा जाता है कोशिका द्रव, और केंद्रिका द्रव दोनों को मिलाने से क्या बनता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में ही कोशिका की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, संरचना जो होती है इसी में होती है। कोशिका का अगला अंग आता है पक्षमाविका और कशाविका, पक्षमाविका और कशाविका, पक्षमाविका और कशाविका, सिलिया और फ्लेजला। पक्षमाविका और कशाविका, सिलिया और फ्लेजला बोला जाता है। ये कोशिका एक निकालते हैं, एक कोशिका है, यह केवल पक्षमाविका और कशाविकाएं जो होती हैं जंतु कोशिका में, याद रखिएगा, केवल जंतु कोशिका में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? जंतु कोशिका में पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के ऊपर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, यानी कि रोम पाए जाते हैं। इन रोमों को ही क्या कहा जाता है? पक्षमाविका और कशाविका बोला जाता है। पक्षमाविका और कशाविका छोटे बाल के समान होते हैं। पक्षमाविका और कशाविका का होते हैं छोटे बाल के समान होते हैं, छोटे बाल के समान होते हैं। यह कोशिकाओं को गति प्रदान करते हैं, गति प्रदान करते हैं और अवशोषण में भी सहायता प्रदान करते हैं। अवशोषण, पोषक पदार्थों के अवशोषण में भी सहायता प्रदान करते हैं। पक्षमाविका और कशाविका क्या होते हैं? छोटे बाल होते हैं, कोशिका के बाहरी किनारे पे होते हैं, या केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। यह कोशिका को गति प्रदान करती हैं तथा अवशोषण में भी सहायता प्रदान करती हैं। जो बड़े बाल होते हैं, जो बड़े बाल होते हैं, बड़े बालों को कहा जाता है पक्षमाविका, पक्षमाविका, यानी कि सिलिया कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सिलिया बोला जाता है, सिलिया बोला जाता है। और जो छोटे बाल होते हैं, छोटे बाल होते हैं, उन्हें कहा जाता है कशाविका, कशाविका, कशाविका बोला जाता है। और कशाविका को फ्लेजला बोला जाता है, फ्लेजला बोला जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने देखा कि पक्षमाविका और कशाविकाएं यह केवल जंतु कोशिका में पाई जाती हैं। जंतु कोशिका के बाहर, जंतु कोशिका के बाहर यानी कि कोशिका झिल्ली पर, कोशिका झिल्ली पर छोटे छोटे रोम जैसे बाल पाए जाते हैं, जिसे पक्षमाविका और कशाविका बोला जाता है। इन छोटे बालों की वजह से जो कोशिका होती है उसमें गति होती है, और छोटे बालों के द्वारा पोषक पदार्थों को कोशिका के अंदर अवशोषित किया जाता है। कोशिका के ऊपर जो बड़े बड़े बाल थोड़े दिखाई देते हैं उन्हें पक्षमाविका यानी कि सिलिया बोला जाता है, और जो छोटे बाल होते हैं उन्हें कशाविका यानी कि फ्लेजला बोला जाता है।
कोशिका का अगला 13वां अंग आ जाएगा, 13 नंबर, वैसे तो लिखते जा रहे हैं। 13 नंबर पर आता है लवक। लवक, प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप का सबसे बड़ा अंग, कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अंग लवक ही होता है। क्या होता है? लवक ही होता है। तो अगला अंग कोशिका का कौन आएगा? लवक आ जाएगा। लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट, अवर्णीय लवक, ल्यूकोप्लास्ट, वर्णीय लवक, क्रोमोप्लास्ट। देख लेते हैं हरित लवक क्या होता है। हरित लवक जो होता है यह पत्तियों और तना में पाया जाता है। पादप के पत्ती और तना में कौन पाया जाता है? पत्ती और तना में पाया जाता है हरित लवक। हरित लवक जो होता है पत्ती और तना में पाया जाता है। यह भोजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भोजन का निर्माण करता है। आप जानते हैं कि भोजन का निर्माण किनके द्वारा होता है? पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। इस तरह से आपने देखा कि लवक का पहला जो होता है हरित लवक, यह पत्ती और तना में पाया जाता है। यह भोजन का निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा। अवर्णीय लवक जो होता है यह जड़ तथा मूल में पाया जाता है। पादप के जड़ तथा जो मूल होता है, पादप का मूल, पादप का जड़, देखिए यह पादप का हो गया, मूल हो गया, इसे मूल बोला जाता है। इसमें बहुत सारी जड़ें निकली होती हैं, बहुत सारी जड़ें निकली होती हैं। यह मूल हो गया और बहुत सारी जड़ें निकली होती हैं, इनमें पाया जाता है। जड़ और मूल में पाया जाता है। और लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, यह भोजन जो बना हुआ है, भोजन जो बना हुआ है इसका संग्रह करता है। भोजन का क्या करता है? संग्रह। भोजन का संग्रह करने का काम कौन करेगा? संग्रह करने का काम कौन करेगा? जो हरित लवक का अवर्णीय लवक होता है, जड़ तथा मूल में पाया जाता है। यह भोजन का संग्रह करके रखा होता है, पेड़ पौधों में संग्रह करके रखा होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं वर्णीय लवक। जो वर्णीय लवक होता है क्रोमोप्लास्ट, ये पादपों में ही पाया जाता है। यह जो पादप होते हैं उनको रंग प्रदान करता है। पादपों को रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? वर्णीय लवक। वर्णीय लवक रंग प्रदान करता है। कौन? वर्णीय लवक। जैसे कैरोटीन जो होता है गाजर में लाल रंग प्रदान करता है, और विटामिन जो होता है चुकंदर में लाल रंग प्रदान करता है। इसी प्रकार लाइकोपीन टमाटर में लाल रंग प्रदान करता है। तो आपने देख लिया, कैरोटीन जो होता है गाजर में लाल रंग, विटामिन चुकंदर में लाल रंग, और जो होता है लाइकोपीन जो होता है वह टमाटर में लाल रंग प्रदान करता है। इस तरह से लवक यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। इसके यह 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। इसके बारे में अच्छी तरह से आपको बता दें, इसको नोट कर लीजिए। कोशिका का अगला अंग देख लेते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र के बारे में पहले आपको बता दिए कि यह केंद्रक, जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है उसी में पाया जाता है। गुणसूत्र किस में पाया जाता है? केंद्रक में। केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में एक गुणसूत्र पाया जाता है। जब केंद्रक को निकाला गया, कोशिका के अंदर से देखा गया, तो इस तरह की संरचना एक केंद्रक रहेगा, और केंद्रक के अंदर ही क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है। जब गुणसूत्र को देखा गया सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तो यह यक्ष के आकार का दिखाई दिया। कैसा दिखाई दिया? यक्ष के आकार का इस तरह दिखाई दिया। इस तरह का दिखाई देता है ये गुणसूत्र। इस आकार का गुणसूत्र दिखाई देता है। जब गुणसूत्र को खींचा गया इस तरह, गुणसूत्र को जब खींचा गया तो इसमें से निकला डीएनए। कौन निकला? डीएनए निकला। और जब डीएनए को और खींचा गया, इसमें से निकला जीन। कौन निकला? जीन। यही जो जीन होता है, जीन पुत्र के माता पिता के गुणों को पुत्र में लेकर जाने का कार्य करता है। यही जो जीन होता है माता पिता के गुणों को पुत्रों में लेकर जाने का कार्य करता है। गुणसूत्र की संख्या मानव में, गुणसूत्र की संख्या जो मानव होता है उसमें 46 या 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 46 या 23 जोड़ी होती है। गुणसूत्रों की संख्या मानव में कितना होता है? 46 या 23 जोड़ी होती है। यह जोड़ा में गुणसूत्र क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा शरीर का अधिकतर अंग जोड़ा में है, यानी कि पेयर में। हाथ 2, आँख 2, कान 2, इस तरह से पैर 2, किडनी 2, फेफड़ा 2, यानी कि इस तरह अधिकतर अंग जो है हमारे शरीर के जोड़ा में, यानी कि पेयर में। इसलिए गुणसूत्रों को जोड़ा के रूप में लिखा जाता है। इसमें भी गुणसूत्र को देखेंगे तो एक ही में लग रहा है कि 2 गो, देखिए चिपका हुआ है। तो इस तरह गुणसूत्र को जोड़ा में लिखा जाता है। लेकिन जो मेल गुणसूत्र होता है, मेल जो होता है, पुरुष का गुणसूत्र होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस यक्स वाई होता है। 44 प्लस यक्स वाई होता है। और फीमेल का जो गुणसूत्र होता है, फीमेल का गुणसूत्र होता है उसमें 44 प्लस यक्स और यक्स होता है। इस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। देखिए यहाँ से यक्स और वाई होंगे, पुरुष में अलग अलग होते हैं,
इन्हें बोला जाता है लिंग गुणसूत्र बोला जाता है, लिंग गुणसूत्र बोला जाता है। इन्हें बोला जाता है कायिक गुणसूत्र बोला जाता है। 44 को होता है जो कायिक गुणसूत्र बोला जाता है। इस तरह गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसके अंदर केंद्रक में पाए जाते हैं गुणसूत्र। इसका आकार यक्ष के आकार का होता है। जब इसे खींचा जाता है तो इसमें से डीएनए निकलता है, डीएनए में से जीन निकलता है और यही जीन का कार्य ही होता है, यही माता पिता के गुणों को पुत्रों में पहुंचाने का कार्य करता है। जो मानव है, मानव में 46 जोड़ी गुणसूत्र 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मेल में 44 प्लस यक्ष वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन फीमेल में जो होते हैं 44 प्लस यक्ष गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस तरह आज हमने कोशिका का पूरा अध्ययन किया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे आज हमने कोशिका का चैप्टर देखा। कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। स्लाइडेन और स्वान का कहना था कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दिए हैं। जब कोशिका को निकाला गया तो कोशिका में बहुत सारे अंग पाए गए। कोशिका का सबसे बाहरी भाग जो होता है कोशिका झिल्ली कहलाता है, आपको दिखाई दिए यहाँ पे। और कोशिका के ऊपर एक और झिल्ली पाई जाती है, केवल पादप में पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के अंदर अगर हमने देखा तो कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए गए। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्लिकाय, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक और इन सबके कार्यों के बारे में हमने बता दिया। और आपने देखा कि कैसे कैसे कार्य कर रहे थे, कोशिका कैसे कार्य करती है हमारे शरीर में। आप देख ले कि जीवन की सभी जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं सब कोशिका के अंदर होती हैं, सब कोशिका के अंदर होती है। इसलिए कोशिका जीवों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो आप लोग ने देखा, तो कोशिका के बारे में आप सभी को हमने पढ़ा दिया। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में। जय हिंद।